नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था शायद, और इसलिए अब अनिका भी पेशेंट को देखने के लिए वहीं के मेडिकल रूम में चली गई थी। जब अनिका मेडिकल रूम में जाती है तो वहां पर उसे एनी का मैसेज आता है। एनी कहती है कि क्या अनिका मैडम आप जल्दी से लाइट्स को ऑफ कर सकती हैं। तब अनिका एकदम से घबरा जाती है और वो एनी से पूछती है कि एनी क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। तब एनी कहती है डू इट फास्ट, मैं आपको बाद में बताती हूँ, हमें यहाँ से निकलना भी है अब आगे। एनी की बात सुनकर अब अनिका ने कहा अच्छा ठीक है। अनिका को रिया ने बहुत पहले ही बता दिया था कि राजमहल की सारी ही लाइट्स ऑटोमेटिक है, उन्हें कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अनिका ने पहले से ही कंफर्म किया कि इसी मेडिकल फ्लोर पर कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसे लाइट के कुछ देर ऑफ होने से कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। उसने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि किसी को यहाँ पर ऑक्सीजन की तो ज़रूरत नहीं है या उसके ऊपर कोई ऐसी मशीनरी तो नहीं लगाई गई है जिससे कि उस पेशेंट को अपनी जान तक गंवानी पड़े। जब अनिका पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी कि अगर थोड़ी देर के लिए लाइट जा सकती है तो उसमें किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सांस लेने में या किसी भी तरह से, तब अनिका ने अपने टैब की मदद से राजमहल की सारी ही लाइट्स को ही ऑफ कर दिया। अनिका के लाइट ऑफ करने के बाद सारे के सारे ही राजमहल में एकदम से अंधेरा छा गया था। राजमहल में अब बिल्कुल से एकदम से सन्नाटा छा गया था। वहां राजमहल में मौजूद सभी ही लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आज अचानक ये सब राजमहल में हो क्या रहा है। वही जो वीआईपी अब तक अपने कमरों में आराम से बैठे हुए थे, अब तो वो भी घबराने लगे थे क्योंकि बाहर कुछ देर पहले जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में तो उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन जब राजमहल की लाइट गई, जब राजमहल में एकदम से अंधेरा छाया तो एक पल के लिए वो भी घबरा गए कि भला राजमहल में भी इतना सब कुछ सिक्योरिटी, इतनी सारी ही सुविधाएं होने के बावजूद भी अब राजमहल में इतना सारा अंधेरा कैसे हो गया। सभी अब यही सोचने लग गए थे। वहीं अनिका अब तक एनी के पास जाने की कोशिश करने लगी थी। वहीं लाइट ऑफ होने के बाद ही अब जॉन और एनी वो दोनों भी वहां पर राजमहल की टेरेस पर थे और उस कैमरे को देख रहे थे जिसे उनके दुश्मन ने ही वहां पर लगवाया हुआ था ताकि उसके पास हर जगह का एक्सेस हो। जैसे ही राजमहल में अंधेरा हुआ वहां 200 मीटर तक दूर दूर तक कोई भी उजाला नहीं था क्योंकि अनिका ने राजमहल की लाइट बंद करने के बाद राजमहल के पास क्योंकि ज़्यादा आवाज़ नहीं थी इसलिए राजमहल के 200 मीटर दूरी तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था जिसमें कुछ भी देख पाना असंभव था। तभी जॉन और रैनी को उस कैमरे के पास आने का अब वो वेट कर रहे थे। जैसे ही वो अब उसके पास आए दोनों ने ही एक साथ ही उस कैमरे पर अटैक कर दिया क्योंकि सबसे पहले वो उस कैमरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उसके अंदर जितनी भी स्टोरेज थी उसको भी नष्ट करना चाहते थे। अनिका जो कि अभी उनके पास पहुंचने ही वाली थी, जैसे ही जॉन और रैनी ने उस कैमरे को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ के साथ उसकी स्टोरेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तब रैनी ने अनिका को फिर से एक मैसेज किया और लिखा कि ऑल डन, नाउ यू कैन स्विच ऑन द लाइट। इतना लिखने के बाद अब अनिका फिर से हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी ही देर में इन दोनों ने क्या कर दिया है। तभी अनिका फिर से एनी को मैसेज करती है कि लाइक सीरियसली नाउ कैन आई ऑन द स्विच ऑन द लाइट। तब एनी फिर से कहती है यस मैम, नाउ यू कैन, नाउ आवर मिशन इज कंप्लीटेड। जैसे ही अनिका ने यहाँ पर एनी का भेजा हुआ मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई क्योंकि जब एनी ने अनिका को सारी ही लाइट बंद करने के लिए कहा था तो एक पल के लिए अनिका घबरा गई थी कि अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो एनी उसे सडनली सारी ही लाइट्स को ऑफ करने के लिए कह रही है। लेकिन अब अनिका समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पर कोई ऐसा कैमरा होगा जिसको एनी ने डिस्ट्रॉय किया होगा, इसीलिए ही शायद उसने यहाँ की लाइट बंद कराई होगी। तभी अनिका ने भी राजमहल के लाइट का एक्सेस छोड़ दिया। जैसे ही लाइट आई मानो वहां पर सबने राहत की सांस ली क्योंकि अब तक सभी को राजमहल में बैठे हुए डर लगने लगा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े राजमहल में लाइट कैसे जा सकती है।
यहाँ पर बैकअप का भी तो कोई भी सोर्स होगा, लेकिन उसे भी किसी ने ऑन नहीं किया है। यही सोच सोचकर सब अब घबराए जा रहे थे। अब तक चिराग और अब्दुल ने भी अपने उन आदमियों को जाने के लिए कह दिया था जो बिल्कुल सेफ थे, जो वहाँ पर इस फाइट में उनका साथ दे रहे थे, और वो सब भी अब वहाँ से चले गए थे। यहाँ चिराग और अब्दुल भी अपने उन आदमियों के पास आ गए थे जो मेडिकल फ्लोर पर अभी तक एडमिट थे, जिनका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ तो यहाँ पर घायल हो गए थे, उनकी ड्रेसिंग हो रही थी। वहाँ के डॉक्टर अभी भी उनकी देखभाल कर रहे थे और अनिका ने सबको एक एक इंजेक्शन भी लगा दिया था, जिससे वो सब अब जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। जैसे ही चिराग और अब्दुल अब वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अब भूमिका मैडम की ड्रेसिंग पूरी हो गई है। अब अनिका रेखा मौसी को मैसेज करती है कि क्या बच्चे सो गए हैं। तभी रेखा मौसी का भी अनिका के मैसेज को देखकर जवाब आता है कि हाँ, सब कुछ देर पहले ही सोए हैं, तुम चिंता मत करो, कल उन्हें वहाँ लेकर आ जाऊंगी। अनिका ने भी अब जवाब में एक थम्स अप का इमोजी सेंड कर दिया, क्योंकि अभी रात ज़्यादा हो चुकी थी और बच्चे वहाँ पर सो चुके थे, तो इसलिए अनिका अब उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। अनिका ने एनी और जॉन से कहा, क्या अब तुम चल सकते हो अपने पैलेस में? तभी एनी ने भी जवाब दिया, यस मैम, हमें वहाँ लैब में जाकर भी बहुत कुछ काम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। एनी की ये बात सुनकर अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो तीनों ही एक साथ ही रोहित के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। राजमहल में निखिल भूमिका से इशारे में पूछता है, क्या हम चलें? भूमिका भी बस अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि जब ये फाइट चल रही थी तो जब भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास के साथ वहाँ पर बेसमेंट की तरफ जा रही थी, तब उस फाइट में भूमिका को थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी, इसलिए अब तक उसकी भी ड्रेसिंग हो चुकी थी। निखिल भूमिका को अब अपनी बाहों में उठा लेता है, क्योंकि निखिल ने देखा कि भूमिका को चोट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है उसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है और गाड़ी में बैठा देता है। अब वो दोनों ही पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। उधर इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी पूरी ही टीम के साथ अब रोहित के पैलेस के लिए रवाना हो जाता है। अब कैलाश अधिकारी भी, क्योंकि कैलाश अधिकारी का भी अब यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया था। उसका काम था यहाँ महल को सिक्योरिटी देना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसने बड़ी रानी से किया था, इसलिए जब अब उसका काम हो चुका था तो अब वो बड़ी रानी से मिलकर अपने आदमियों को भी जाने के लिए कहता है और वो बड़ी रानी से खुद भी परमिशन मांगता है जाने के लिए। कैलाश अधिकारी जब बड़ी रानी के पास जाता है तो वो बड़ी रानी के पास कहता है, रानी साहिबा, शायद मैंने अपना काम बखूबी किया है, अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। कैलाश अधिकारी का इतना नरम स्वभाव देखकर अब बड़ी रानी माँ भी कहती है, तुमने अपना काम बखूबी निभाया है, कोई डाउट नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। और अब वो ऐसा कहकर अब कैलाश अधिकारी बड़ी रानी माँ से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब वो खुद करण गुलेरिया के साथ अब रोहित के पैलेस चला जाता है। क्योंकि जब करण गुलेरिया यहाँ पर फाइट में सबके सामने आया तब अनिका ने समझ लिया था कि ये पक्का पापा ही है, इसलिए अब उन सब से छिपने का करण का यहाँ पर और कोई भी मंसूबा नहीं था। अब अब्दुल और चिराग ही ने भी इशारे से अपने आदमियों से पूछा, क्या वो जाने के लिए तैयार हैं? उनके आदमियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई, जिसमें चिराग और अब्दुल ने अपने घायल आदमियों को किंग के महल में ही बने एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां अभी तक रोहित के साथ सिर्फ चिराग और अब्दुल ही गए थे और किंग के आदमी बड़ी रानी अब उन्हें रोकना चाहती थी ताकि वो सब एक बार ठीक हो जाएं, फिर वो वहां से चले जाएं, लेकिन किसी ने भी राजमहल में रुकना सही नहीं समझा। अब्दुल और चिराग ने भी अपना सिर झुकाकर बड़ी रानी से जाने की इजाज़त ली और फिर वहां से चले गए। जो बिल्कुल सेफ थे वो सब अपनी अपनी गाड़ी में गए और बाकियों को एम्बुलेंस में ले जाया गया ताकि आगे चलकर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चिराग और अब्दुल दोनों ही जानते थे कि उन्हें किसी भी हालत में इन सबको जल्दी से जल्द ही पहुंचाना होगा, क्यों सनराइज कुछ ही देर में होने वाला था। यहाँ राजमहल में बड़ी रानी ने अपने कमांडर इन चीफ से कहा, जाओ जाकर सो जाओ और अपने आदमियों से कहो कि वो भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, क्योंकि आज का दिन और रात कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए कष्टदायक थी। जैसे ही कमांडर ने ये सुना तो उन्होंने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, अभी हमें बच्चों की
जागने से पहले ही बाहर का नज़ारा भी ठीक करना होगा। अभी हम रेस्ट नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है हमारा यहाँ महल में। ये देखकर अब बड़ी रानी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और कमांडर इन चीफ सारे ही हेड सर्वेंट की हेल्प से, अब वो सारे ही सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से बाहर जो भी कुछ हो रहा था उस सबको सेटल किया। वहाँ पर जितने आदमी पड़े थे उनको ठिकाने लगाया और साथ के साथ वहाँ की उस पूरी ही जगह को फिर से अरेंज किया। अब तक अनिका, एनी और जॉन तीनों ही अपने पैलेस के बेसमेंट में पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द उन फाइलों को देखना था। अनिका ने एनी और जॉन से कहा, अभी वो सारी ही फाइल्स वो स्टोरेज बॉक्स को अभी लैब में रख दो, और हाँ, तुम लोग भी अभी अपने रूम में जाओ और खुद को चार्ज करो क्योंकि तुम्हारी भी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली ही होगी। दोनों ने अनिका को ओके मैम कहा क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि अभी उन्हें भी चार्जिंग की ज़रूरत है। ये सारी बातें अनिका ने एनी और जॉन से कहकर वो अब अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही अनिका ने अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और वो अपने कपड़ों को निकाल कर अब शावर लेने के लिए चली गई थी। जैसे ही अनिका शावर लेकर अपने बाथरूम से बाहर आई तो वो सीधा ही अब अपने बेड पर चली गई और कब उसे नींद आ गई खुद अनिका को भी नहीं पता चला, क्योंकि अनिका ने पिछले 24 घंटे से अनिका ने रेस्ट नहीं किया था। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो सो गई। अगली सुबह जब अनिका की नींद खुली तो वहाँ पर 11 बज चुके थे। जैसे ही अनिका ने देखा कि उसके बगल में रोहित नहीं था तो वो ये देखकर अनिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अनिका जानती है कि अभी उसे बहुत सारा काम करना है। अनिका को अजीब इसलिए लगता है क्योंकि अनिका कुछ समझ नहीं पाती कि जब वहाँ पर फाइट हो रही थी तब भी शायद रोहित वहाँ नहीं था। जब से ही पार्टी के बाद से ही अनिका ने अब तक रोहित को नहीं देखा था, इसलिए अनिका को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन अनिका ये भी जानती थी कि रोहित जरूर किसी न किसी काम में व्यस्त होगा, इसलिए वो जल्दी से उठकर शावर लेकर अनिका फिर से बेसमेंट में बने अपनी लैब में चली जाती है, क्योंकि आज अनिका को लैब में बहुत सारा ही काम था। उसे जो भी वहाँ से फाइल और स्टोरेज मिली थी अनिका को अब उसे चेक करना था कि उन फाइल्स और स्टोरेज में आखिर क्या है। हो सकता है उसमें उनके दुश्मन का कुछ प्रूफ हो। जैसे ही अनिका अब लैब में जाती है तो वो देखती है कि एनी बड़े ही ध्यान से कुछ देख रही थी। एनी अपने काम में लगी हुई थी। अनिका ने एनी से पूछा, बताओ एनी, क्या देख रही हो? इतनी व्यस्त कहाँ पर हो? एनी ने भी अभी जवाब दिया, मैम, इट्स जस्ट ए पीस ऑफ पेपर बट आई फाउंड सम मिस्ट्री इन दिस पेपर। अनिका हैरान होकर एनी के पास गई। जब अनिका ने देखा कि एनी किसी पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी तभी अनिका ने एनी से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला है एनी? एनी ने अनिका को इस बात का जवाब देते हुए कहा, इस पेपर का फर्स्ट पार्ट मुझे कर्नाटक आइलैंड के उस लैब में मिला था। सेकंड मुझे रोहित सर ने दिया था फ्रांस आने के एक दिन पहले, और थर्ड पार्ट मुझे कल मिला है राजमहल के उस बेसमेंट में बने उस लैब में। एनी की ये सारी बातें सुनकर अनिका अभी सोच में पड़ जाती है कि क्या ये जो पेपर है वो सिर्फ पेपर है या फिर कोई क्लू है हमारे लिए जो शायद दुश्मन से छूट गए हैं, क्योंकि तीनों ही पेपर का अलग अलग जगह पर रहना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अनिका यही सब सोच रही थी तब अनिका अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है, क्योंकि अनिका को एकदम से उस स्टोरेज बॉक्स के बारे में याद आता है। अब उस स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोचते हुए अनिका अब एनी से पूछती है कि क्या उस स्टोरेज बॉक्स को तुमने चेक किया है, क्या था उसमें? अनिका के इस सवाल पर एनी ने कहा कि मैडम, उस बॉक्स में एक खास तरीके का केमिकल है जिससे अगर किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो इंसान अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और वो जानवर बन जाता है। आई थिंक ये वही वायरस है। इट्स ए टाइप ऑफ अ वायरस, और हाँ, ये उस वायरस से ज़्यादा खतरनाक है जो हमें कर्नाटक आइलैंड पर मिला था। और हाँ मैडम, हमें इससे 5 एलिमेंट ऑफ अर्थ से भी हमें इससे दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ये अर्थ के किसी भी एलिमेंट में आ गया तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आया तो तुरंत ही ये अपना असर दिखाएगा। एनी की ये सारी बातें सुनकर तो अनिका भी अब इस बात से हैरान हो थी, आखिर इतने एडवांस्ड फार्मूला इनके दुश्मन के पास कैसे आए? आखिर कौन है जो इतने एडवांस फार्मूला को बना सकता है, क्योंकि ये सब बना पाना तो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए संभव नहीं है।
अनिका अब एनी से कहती है क्या उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तभी एनी ने कहा इसलिए तो मैं आपके लिए हुए फाइल पढ़ रही हूँ ताकि मैं भी इसके बारे में कुछ पता कर सकूँ। ये देखते ही अनिका ने भी एक फ़ाइल निकाल ली और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे अनिका फ़ाइल को पढ़ती जा रही थी उसे एहसास हुआ कि ये फ़ाइल हैंड रिटन फार्मूलाज लिखे गए थे जो कि हाथ से लिखे हुए थे, ना कि वो किसी प्रिंटर से प्रिंट हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में जैसे ही बच्चों की नींद खुलती है तो रिया और प्रिंसेस लतिका दोनों ने ही बेड साथ में ही शेयर किया हुआ था, तो वो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दूसरे रूम में सो रहे थे। रिया उठते ही अपने मोम और डैड को वहां पर ढूंढने लगी और वो रूम से बाहर आ गई, क्योंकि रिया को अभी तक यही लग रहा था कि शायद पार्टी के बाद उसके मोम और डैड भी यहीं पर ही होंगे। रिया की नज़र जैसे ही अपनी बड़ी मौसी रेखा मूर्ति पर गई तो रिया ढूंढते हुए अपनी बड़ी मौसी के पास जाकर बैठ गई और फिर रिया ने वहीं पर बैठी हुई बड़ी रानी से गुड मॉर्निंग कहा। रिया ने देखा कि अब उसका भाई भी उसके पास आ रहे हैं। जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब बड़ी मौसी के पास आए तो आर्यन ने अपनी बड़ी मौसी से को गुड मॉर्निंग विश किया और उनसे पूछा कि क्या अब हम घर के लिए चलें। अब दोनों ही बच्चों की ये बात सुनते ही रेखा मौसी ने कहा हाँ ज़रूर, बस अभी ही कुछ देर में है चिराग और अब्दुल यहाँ पर आते होंगे, उनके आने के बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी बड़ी रानी ने कहा कुछ देर और रुक जाइए, कुछ ही देर में सबके लिए लंच लगने वाला है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर लेट उठे थे तो उनका ब्रेकफास्ट तो ऑलमोस्ट स्किप हो ही चुका था। अब बड़ी रानी ने तीनों ही बच्चों से कहा कि आप तीनों तैयार हो जाइए, जाकर आप लोग फ्रेश हो जाओ। ये सुनते ही अब तीनों बच्चे फिर से वापस अपने अपने कमरों में चले गए और वो फ्रेश होने लगे। कुछ ही देर में हेड सर्वेंट ने आकर बड़ी रानी से कहा रानी साहब लंच लगवा दिया गया है, आप सब नीचे आ जाइए। अब तक कविन आलिशा भी नीचे आ गई थी और अब तक उनके गेस्ट भी सब फ्रेश होकर आ गए थे, क्योंकि कल रात ज़्यादा होने की वजह से अब सब गेस्ट अभी तक राजमहल में अपने अपने वीआईपीज रूम में ही रुके हुए थे। जैसे ही सब अब राजमहल के बाहर निकले तो कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि बीती रात राजमहल पर अटैक हुआ था और यहाँ पर इतना घमासान वहाँ युद्ध हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कमांडो और सर्वेंट ने राजमहल को फिर से वैसे का वैसा सजा दिया था जैसा कि राजमहल पहले दिखाई दे रहा था। इसलिए किसी को भी 1% भी शक नहीं होता कि यहाँ पर राजमहल पर किसी ने हमला किया था। सारे ही गेस्ट ने अब तक लंच किया और सभी को हमेशा की ही तरह राजमहल की मेहमान नवाजी पसंद आई, क्योंकि राजमहल का मेहमान नवाजी करने का एक अपना ही एक ओदा था, एक तरीका था। बड़ी रानी और कविन आलिशा ने अपने सारे ही गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट के साथ ही उन सबको विदा किया। बीती रात जो कमी रह गई थी उसे इस वक्त पूरी कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी रानी और रानी आलिशा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके वीआईपीज में उनके राजमहल के बारे में या उनके सम्मान के बारे में कोई भी बात उठे, क्योंकि राजमहल का अपना ही एक ओहदा होने के कारण उनके राजमहल में वीआईपीज को अच्छे से ट्रीट किया जाता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ पर रहने में या उनके स्वागत में या उनकी देखभाल में किसी भी तरह की कोई भी कमी हो। बीती रात जो कुछ हुआ वो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन अब उन्होंने उसकी पूरी ही भरपाई कर दी थी। सारे ही मेहमान जो कल यहाँ पर पार्टी में आए थे अब वो सब एक बार फिर से प्रिंसेस लतिका को उसकी लंबी उम्र की दुआएं देते हैं और उसके बदले में प्रिंसेस लतिका भी सबको प्यार से मिलते हुए अब थैंक यू कहती है। सब मेहमानों के जाने के बाद अब रेखा मौसी भी सोचती है कि अब उन्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। इसलिए अब वो बड़ी रानी की तरफ जाती है और कहती है कि रानी साहिबा अब हमें भी यहाँ से जाने के लिए विदा कीजिए, हमें भी चलने की इजाज़त दीजिए। मौसी की ये बात सुनकर अब रिया झट से प्रिंसेस लतिका के पास जाती है और वो उसको ज़ोर से हग कर लेती है और कहती है ओके फ्रेंड, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा लेकिन जल्द ही मिलेंगे। अब रिया भी वहाँ पर प्रिंसेस लतिका को बाय बोल देती है और प्रिंसेस लतिका भी रिया को अच्छे से बाय बोल देती है।
प्रिंसेस लतिका अब रिया से बाय बोलने के बाद कहती है, लेकिन रिया अब कब मिलोगी? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। इस बात के बदले में रिया भी प्रिंसेस लतिका को कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस करने वाली हूँ। ये सुनकर तो अलेक्जेंडर अपने मन ही मन में सोच रहा था कि कोई सामने है तभी कोई किसी को मिस कैसे कर सकता है, सामने से कोई किसी को मिस। यहाँ पर आर्यन के दिमाग में भी यही चल रहा था। दोनों ही भाई अब एक दूसरे को हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि ये दोनों ही लड़कियां कितनी ड्रामे कर रही हैं। दोनों भाई अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों ही रिया को देखने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में अब्दुल और चिराग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे अपनी गाड़ी को लेकर। अब बड़ी रानी ने दोनों से कहा, प्लीज़ आप दोनों भी खाना खाकर ही जाइएगा। बड़ी रानी के आदेश के अनुसार अब अब्दुल और चिराग दोनों भी अब वहाँ पर लंच करने लग जाते हैं। अब तक कविनालिशा के हेड सर्वेंट भी रिया और उसकी पूरी फैमिली के लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर आ गए थे। वहां पर सभी एक दूसरे से मिलकर अब जैसे ही जाने लगे। जैसे ही रिया गाड़ी में बैठी तभी प्रिंसेस लतिका ने कविनालिशा और बड़ी रानी से कहा, क्या हम रिया के साथ उनके घर जा सकते हैं? प्रिंसेस लतिका की इस बात पर कविनालिशा और बड़ी रानी दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखती है, क्योंकि उन्हें अचानक से प्रिंसेस लतिका का ये सवाल कुछ समझ नहीं आता। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस पर क्या जवाब दे, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि बीती रात राजमहल में क्या हुआ था। तभी बड़ी रानी ने प्रिंसेस लतिका से कहा, अभी हमारी दोस्त रेखा मूर्ति कुछ दिन तक यहीं है, आप और हम दोनों ही कुछ दिन बाद उनके घर जाएंगे। ये कहते ही अब बड़ी रानी ने वहां सबको बाय बोल दिया। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका भी मान गई थी कि वो कुछ दिन बाद फिर से रिया से मिल सकती है। और अब तक सारे ही गेस्ट अब राजमहल से चले गए थे। कुछ ही देर में रेखा मौसी सबके साथ रोहित के पैलेस में पहुंच गई थी। जैसे ही वो सब पैलेस के गेट के सामने आए, ऑटोमेटिक वहां का डोर खुल जाता है और वो सब वहां पर महल के अंदर आ जाते हैं। और तभी पीछे से चिराग और अब्दुल भी कुछ गिफ्ट लेकर अंदर आ रहे थे। तीनों ही बच्चे जल्दी से अब थर्ड फ्लोर पर अपने अपने रूम में चले गए और चिराग और अब्दुल ने भी सारे ही गिफ्ट को बच्चों के रूम में रखवा दिया था, क्योंकि उनमें से सारे के सारे गिफ्ट मोस्टली यहाँ पर बच्चों के लिए ही दिए गए थे। और वो दोनों ही अब चिराग और अब्दुल भी अब फ्लोर से नीचे आ गए थे। अब तक एनी और अनिका उन फाइल्स को ही पढ़ने में लगे हुए थे। जैसे ही अनिका ने फाइल के पेजेस को पलटा तो उसने देखा कि उस वायरस के बनाने का फॉर्मूला इसी फाइल में है जो अनिका ने उस फॉर्मूले को देख लिया था। और ज़्यादा ही पेजेस को अब वो और भी पलटना शुरू कर देती है, क्योंकि अनिका जल्द से जल्द इनको पढ़ लेना चाहती थी। अनिका ने देखा कि उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने का फॉर्मूला उसे मिल गया था। अब अनिका एनी की हेल्प से साथ ही उस एंटीवायरस को बनाने लगी। दोनों ही इस काम में इतनी बिजी हो गई थी कि अनिका को वक्त का भी होश नहीं था। अब यह भूमिका से कहकर अनिका के लिए खाना मंगवा लेती। एनी यहाँ पर क्योंकि अनिका अपने काम में इतनी बिजी थी, इसलिए एनी ने ही भूमिका को बोलकर उस अनिका के लिए यहाँ पर खाना मंगवा लेती। अब अनिका को लैब में लगे हुए 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन अनिका अभी भी इसी फॉर्मूले पर ही काम कर रही थी। अनिका को एहसास भी नहीं हुआ था। जैसे ही वो एंटीडोट रेडी हो गया, अनिका ने कहा, एनी हो गया ये, चलो अब उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। एनी ने भी उस स्टोरेज बॉक्स को ओपन किया और सारे ही बोतल को बाहर निकाला और उस कंटेनर के पास ले गई जिसमें अनिका ने उस वायरस का एंटीडोट बनाया था। क्योंकि अनिका 3-4 दिन से इसी वायरस के लिए एंटीडोट खुद बना रही थी और सारे ही बोतल्स को एक साथ ही उस कंटेनर्स में डाल दिया और ऊपर से उस कंटेनर को पैक कर दिया। हालांकि रोहित के पास जो पहले वाला जो वायरस था उसका एंटीडोट था, लेकिन क्योंकि एनी ने इस वायरस के बारे में बताया कि ये वायरस और भी ज़्यादा खतरनाक है जो उन्हें पहले मिला था, इसलिए अनिका ने सोचा कि इसका एंटीडोट शायद किसी के भी पास नहीं है। इसलिए अनिका ने ही खुद इस काम को कंप्लीट किया और अनिका की काबिलियत पर तो कोई भी शक नहीं किया जा सकता। जब अनिका किसी काम को करने में लगती है, जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता तब तक अनिका वहाँ से पीछे नहीं हटती। कुछ ही देर में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ही वायरस के साथ साथ वो कंटेनर भी फट गया। अनिका ने इस बात का अंदाज़ा पहले से ही लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए अनिका ने एनी से कहा, चलो अब काम हो गया है। ये सुनते ही एनी ने अनिका से कहा, मैडम आप अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, क्योंकि आपको 3-4 दिन हो चुके हैं आराम किए हुए और अब आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही थक चुकी है। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका ने एनी से कहा, क्या तुम्हारे रोहित सर का कोई मैसेज आया है इन 3
इन दिनों में। एनी ने अनिका की ये बात सुनकर एनी ने भी ना में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अब अनिका थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका जब भी 3-4 दिन या कुछ जितने भी दिनों के लिए वो जब अकेले में काम करती थी तो रोहित उससे मिलने के लिए बार बार या तो वहां पर भटकता रहता था या वो बार बार एनी को मैसेज करता रहता था। लेकिन ये पहली बार था जब अनिका 3-4 दिन से लैब में काम कर रही थी और रोहित का उसके ऊपर कोई भी उसे रोहित का मैसेज नहीं मिला था, ना ही रोहित के बारे में उसे कोई भी खबर मिली थी। अनिका जब पहले ऐसे प्राइवेसी में काम करती थी तो अनिका रोहित के इस बिहेवियर से बहुत ही परेशान होती थी, क्योंकि रोहित बार बार एनी से उसके बारे में पूछने रहता था। उसका बिहेवियर बड़ा ही इरिटेटिंग होता था अनिका के लिए। लेकिन आज इतना वक्त हो गया था लेकिन रोहित ने एक कॉल भी नहीं किया था, ना कोई मैसेज किया था। अब अनिका ने सोचा कि वो अपने रूम में जाकर रोहित से बात करेगी। जैसे ही अनिका बेसमेंट से होकर अपने रूम में चली गई, जैसे ही अनिका अपने रूम में आई तो रोहित वहाँ पर भी नहीं था। कमरे में रोहित के वहां ना होने से अब अनिका को थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। लेकिन अनिका ने अपने डर पर काबू पाते हुए अनिका ने सोचा कि शायद बच्चों के साथ मिस्टर मारवा होंगे, इसलिए जल्दी से ही शावर लेकर अनिका भी अपने बच्चों से मिलने उनके रूम में चली गई। जैसे ही अनिका बच्चों के रूम में पहुंची तो उसने देखा कि भूमिका और रेखा मौसी रिया को किसी बात के लिए मना रही थी। अनिका ने जैसे ही रिया से पूछा कि क्या बात है रिया, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, तभी रिया ने जवाब देते हुए कहा, ये क्या बात हुई, 4 दिन से ना आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और ना ही डैड आए हैं। 4 दिन से आप दोनों को क्या हमारे लिए इतना भी टाइम नहीं है। रिया की ये बात सुनकर तो अनिका को ऐसे लगा जैसे उसे कि 440 वोट का एकदम से झटका लगा हो कि अगर रोहित अनिका जानती थी कि मैं तो खुद यहाँ पर बिजी हूँ, लेकिन क्या मिस्टर मारवा भी इन बच्चों से मिलने के लिए नहीं आए, आखिर मिस्टर मारवा है कहाँ पर। अनिका ने भूमिका और रेखा मौसी को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आने को कहा, क्योंकि अनिका वहां बच्चों के सामने कोई भी बात करना नहीं चाहती थी रोहित के बारे में। थोड़ी ही देर में अनिका ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। ये देखकर अब्दुल और चिराग भी हॉल में आ गए थे, तो वहीं कैलाश अधिकारी भी सामने से आ गया था। अब तक भूमिका और निखिल भी अब वहां पर रेखा मौसी के साथ ही नीचे आ गए थे। यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी पूरी ही टीम बाहर आ गई थी। सब यही सोच रहे थे कि आखिर बात क्या हुई है, अचानक से अनिका ने सबको यहाँ पर बुलाया क्यों है। तभी चिराग और अब्दुल की तरफ देखते हुए ही अनिका ने उन दोनों से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर है, मिस्टर मारवा कहाँ पर हैं। दोनों ही ने अब अपना सिर ना में हिला देते हैं। अनिका यही सवाल अब सबसे पूछती है कि क्या कोई जानता है कि मिस्टर मारवा कहाँ पर है, क्या पिछले 3-4 दिन से किसी ने मिस्टर मारवा को देखा है या उनसे कोई भी कांटेक्ट हुआ है, कोई बात हुई है। तभी सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी अब तक इस बात को नोटिस ही नहीं किया था कि अब तक रोहित का उनके पास ना कोई मैसेज आया था, ना कोई कॉल आई थी और ना ही रोहित को अभी तक किसी ने देखा था। भूमिका भी अब सामने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित कहाँ है, कहाँ जा सकता है। जब किसी से कोई भी जवाब नहीं मिला तो अनिका सीधा ही फर्स्ट फ्लोर पर बने एनी और जॉन के रूम में चली गई। वहां जाते ही अनिका ने दोनों से ही पूछा, क्या तुम दोनों को तुम्हारे रोहित सर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है। तभी दोनों ने ही ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो अब तक पिछले 3-4 दिनों से अनिका के साथ ही थे, अनिका के ही हर काम में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने भी अब तक रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनिका की टेंशन अब बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अनिका को पहले ही रोहित के खो देने का डर था और अब उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि अनिका अपने डर पर जीत हासिल करना चाहती थी, लेकिन आज अनिका वो नहीं कर पा रही थी। अनिका घूम फिर कर अनिका के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर रोहित कहाँ जा सकता है। वो इसी सोच में अपने रूम में अब चली जाती है, क्योंकि अनिका को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि अनिका अब करे तो क्या करे। और वो अब अपने फ़ोन को बार बार अपने फ़ोन से रोहित को कॉल कर रही थी। रोहित के फ़ोन पर लंबी रिंग जा रही थी, पर उसे कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। अनिका ने रोहित की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, पर वो ये देखकर हैरान हो गई आखिर रोहित कहाँ है, जिसकी लोकेशन अनिका खुद ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हालांकि अनिका खुद एक इतनी बड़ी हैकर थी, लेकिन खुद अनिका भी आज रोहित की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। अनिका के मन में बुरे बुरे अब ख्याल आने लगे थे, क्योंकि अनिका आज हर एक चीज़ में रोहित को ढूंढने में असफल हो रही थी। उसे रोहित की सिक्योरिटी की टेंशन होने लगी थी कि कहीं उसके दुश्मन जो चाहते थे कहीं वो उस प्लान में कामयाब तो नहीं
हो गए हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर जब कैलाश अधिकारी अपने रूम में गया तो उसने अपने रूम का दरवाजा एकदम से बंद कर लिया। तभी करण गुलेरिया ने कैलाश अधिकारी से कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कैलाश अधिकारी ने जवाब दिया कि अनिका रोहित को लेकर परेशान है। क्या तुम जानते हो कि रोहित कहाँ पर है? करण गुलेरिया ने भी ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि करण गुलेरिया को तो खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि अनिका ने फाइट के दौरान करण गुलेरिया को देख लिया था, लेकिन अभी तक करण गुलेरिया किसी के सामने नहीं आए थे। वो अभी तक बस कैलाश अधिकारी का ही एक आदमी बनकर अब तक कैलाश अधिकारी की टीम में ही था। कैलाश अधिकारी की बात सुनकर अब करण गुलेरिया जवाब देते हैं कि मैंने तो रोहित की आवाज़ उसी वक्त सुनी थी जब उसने आखिरी तीनों प्लान को मर्ज करने के लिए कहा था। उसके बाद तो मुझे रोहित की कोई आवाज़ तक भी नहीं सुनी, देखना तो दूर की बात है। यहाँ रिया के फ़ोन पर प्रिंसेस लतिका का फ़ोन आया था। जब रिया उदास मन से लतिका से बात कर रही थी तो प्रिंसेस लतिका ने रिया से कहा, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि जब तुम राजमहल से गई थी तब तो तुम बहुत ही चहचहा रही थी, तब तो तुम बहुत ही खुश थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी उदास हो? मुझे बताओ, जिसने तुम्हें उदास किया है ना, हम उसे नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की बात सुनकर अब रिया जवाब देती है कि अरे नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं अपने डैड की वजह से बहुत ही परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी से आए हैं मैं अपने डैड से ही नहीं मिली हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ कि मेरे डैड मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका ने भी कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम अभी अपनी रानी माँ से और बड़ी रानी से बात करते हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। ये सुनते ही रिया के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। रिया ने कहा, प्लीज़ हाँ जल्दी। ये कहते हुए ही अब दोनों ने अपने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर राजमहल में प्रिंसेस लतिका कविनालिशा को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें बड़ी रानी अपने रूम से बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो बड़ी रानी माँ को देखकर अब लतिका बड़ी रानी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही बड़ी रानी ने लतिका को देखा तो उन्होंने लतिका से पूछा, क्या बात है लतिका, आज आपके हाथों में वो बिल्ली नहीं है जो तुम्हें रिया के भाई अलेक्जेंडर ने आपको गिफ्ट दी थी? क्योंकि जब से आपको वो कैट आपको गिफ्ट में मिली है तब से आप उसी के साथ ही खेल रहे हो। मैंने आपको उस कैट के बिना बिल्कुल भी नहीं देखा। बड़ी रानी की यह बात सुनकर प्रिंसेस लतिका ने जवाब दिया कि वो कैट नहीं है, उसका नाम इमली है। हम जब सालों पहले रिया के बर्थडे पर गए थे ना, तो हमें वो पसंद आई थी, तो अलेक्जेंडर ने तभी हमें और रिया को उसे खेलने के लिए दिया था, पर जल्दी ही वो हमें छोड़कर चली गई थी। हम बहुत उदास हुए थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद अलेक्जेंडर ने हमें सेम वैसी ही इमली दे दी है। उसका नाम इमली है, आप उसे कैट नहीं कह सकती। क्या आपने उसे मंगवा दिया है जो हमने आपसे अलेक्जेंडर के लिए मंगवाने को बोला था? बड़ी रानी माँ, बड़ी रानी ने यहाँ पर लतिका की बात को सुनकर कहा कि वो बहुत जल्द ही अब आपके पास होगा। ये सुनते ही प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर समाइल आ गई, क्योंकि प्रिंसेस लतिका भी अब, क्योंकि अलेक्जेंडर ने प्रिंसेस लतिका को एक कैट गिफ्ट की थी, इसलिए प्रिंसेस लतिका भी उसके बदले में अलेक्जेंडर को उसी की पसंद का ही कुछ देना चाहती थी, जिसे देखकर अलेक्जेंडर भी एकदम से खुश हो जाए। तभी प्रिंसेस लतिका को रिया की बात याद आई और वो तुरंत ही अब लतिका ने बड़ी रानी से कहा, क्या आपको पता है कि रिया के डैड कहाँ पर है? लतिका के मुंह से ये सुनते ही बड़ी रानी ने ना में अपना सिर हिला दिया और बड़ी रानी अब एकदम से हैरान हो गई कि आखिर प्रिंसेस लतिका उससे ऐसे क्यों पूछ रही है। इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका ने बड़ी रानी से कहा, क्या आप उन्हें हमारे कहने पर ढूंढ सकती हैं? प्रिंसेस लतिका की यह बात सुनकर बड़ी रानी ने कहा, आप ये सब छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ पर बड़ी रानी ने प्रिंसेस लतिका के सामने कोई भी अपना इमोशंस ज़्यादा व्यक्त नहीं किया, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्योंकि रोहित खुद एक किंग था और किंग आखिर ऐसे कहाँ जा सकता है। किंग के गायब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो खुद ये सोचकर बहुत ही हैरान हो रही थी। बड़ी रानी के ये सब कहते ही अब प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि बड़ी रानी ने कह दिया था कि ये सब हम संभाल लेंगे। इसलिए प्रिंसेस लतिका अब रानी आलिशा के रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही बड़ी रानी ने कविन आलिशा के रूम के डोर को नॉक करने लगी, तभी कविन आलिशा ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो बड़ी रानी ने कहा, क्या आप ठीक हैं? अभी कविन आलिशा ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी बड़ी रानी ने
का ध्यान कविनालिशा के गले के कुछ निशानों पर गया। ये देखकर बड़ी रानी ने कविनालिशा से पूछा, कविनालिशा, क्या आपके सालों पहले हमारे कहने पर जो फ्रेंच ट्रेडिशनल फाइट को आपने छोड़ दिया था, तो क्या आपने दोबारा से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है? क्योंकि ये निशान कोई नॉर्मल निशान नहीं थे। ये सुनते ही कविनालिशा एकदम से हड़बड़ा गई थी, पर अपने मन की इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए ही वो बड़ी रानी माँ से कहने लगी, हम तो बस अभी ही नीचे आने वाले थे, आप हमारे रूम में आई हैं, कोई ज़रूरी बात है क्या? बड़ी रानी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वो प्रिंसेस लतिका ने बताया है कि रिया के पापा यानी कि मिस्टर किंग बर्थडे की नाइट के बाद ही वो उनसे नहीं मिली है। ये सुनते ही अब कविनालिशा एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि बर्थडे पार्टी की नाइट कविनालिशा किंग से मिली थी। अभी वो अपनी हैरानी से बाहर आते हुए ही कविनालिशा ने कहा, आप कमांडर इन चीफ को हमारा आदेश दीजिए कि वो मिस्टर किंग, मेरा मतलब है कि मिस्टर रोहित मारवा को ढूंढना चालू करे। ये कहते हुए ही कविनालिशा बाहर जाने लगी। तभी बड़ी रानी ने कहा, आप पहले रेडी हो जाइए, हम उन्हें ये आदेश दे देंगे। ये कहते ही बड़ी रानी कविनालिशा के रूम से बाहर निकल गई। कविनालिशा ने जल्दी से अब अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और वो अपने मिरर के सामने खड़ी हो गई और वो अपने बालों को बनाने लगी और अपने ख्यालों में ही बर्थडे पार्टी की नाइट में जो कविनालिशा की बात किंग से हुई थी उसे याद करने लगी। क्योंकि भले ही चाहे इतने साल हो गए हो, भले ही चाहे रोहित और अनिका की शादी हो गई हो, लेकिन रोहित तो उसका क्रश आज भी था। जैसे ही रोहित बड़ी रानी से बात करके बाहर निकला था, जैसे ही रोहित ने अलीशा को देखा था, वो हैरान हो गया। कविनालिशा ने रोहित से पूछा था कि क्या बात है किंग, आप इतनी जल्दी से पार्टी को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? तभी रोहित ने आलिशा की बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगा। तभी आलिशा ने रोहित से कहा, क्या हमारे राजमहल पर कोई खतरा है? ये सुनते ही रोहित के कदम वहीं पर एकदम ही रुक गए थे और रोहित ने कविनालिशा से कहा, चलो अकेले में बात करते हैं। वही बात सोच कर कविनालिशा अभी भी अपने आप को ही निहार रही थी। रोहित ने महल के कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में जानता था, इसलिए वो महल की तरफ वहां पर कविनालिशा के साथ चला गया था। रोहित के पीछे कविनालिशा भी चली गई थी। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचे थे तो कविनालिशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे बाहर का शोर बंद हो गया और कोई भी उन दोनों की आवाज़ को नहीं सुन पाता। रोहित ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हाँ, राजमहल पर अटैक होने वाला है। ये सुनते ही कविनालिशा ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बीच ली थी, क्योंकि कविनालिशा ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके राजमहल पर ऐसे हमला होगा। तभी रोहित ने उसे कहा था कि पहले आप शांत हो जाइए कविनालिशा, मुझे भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैंने भी ये इस राजमहल में आने के बाद ही सुना है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। कविनालिशा ने भी ये सुनते ही कहा था कि ठीक है, पर मैं ही स्ट्रेटजी बनाऊंगी। रोहित ने भी अब कविनालिशा की बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया था और कहा कि आप सिर्फ सुपरवाइज ही करिएगा, जैसे आपको लगे कि उस लड़ाई में आपकी ज़रूरत है तभी आप शामिल हो सकती हैं। इस बात पर कविनालिशा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था और रोहित की इस कंडीशन को उस समय पर मान लिया था, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी तब कविनालिशा और रोहित दोनों की ही मीटिंग हुई थी। रोहित के ऐसे कहने के बाद फिर कविनालिशा ने रोहित से क्वेश्चन किया था कि क्या भी आप भी इस लड़ाई में शामिल होंगे? तो कविनालिशा के इस सवाल पर रोहित ने जवाब दिया कि आप तो खुद फ्रेंच ट्रेडिशनल फाइट की बेस्ट फाइटर हैं, आपके आगे कौन टिक सकता है? ये कहते हुए ही रोहित ने कविनालिशा को एक जंप सूट और मास्क दे दिया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसे पहनकर ही इस जंग में आइएगा, और हाँ, चाहे जो भी हो जाए आपको जुबान से एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए, इसमें कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। ये कहते हुए ही रोहित वहाँ से चला गया था। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए कविनालिशा ने जब खुद को आईने में देखा तो उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर आपने राजमहल को और अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी माँ को किया हुआ प्रॉमिस हम तोड़ा पड़े तो हम एक बार नहीं, इस प्रॉमिस को हम 100 बार तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा राजमहल, हमारा राज्य ही सबसे पहली प्रायोरिटी पर है। उसके आगे हमारी माँ के साथ किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं।
यहाँ पर कवि नालिशा अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है कि हमने जो भी किया है वो हमारे फ़र्ज के लिए था। अच्छी बात तो ये है कि हम एक फ़ाइटर भी हैं और ये बात सिर्फ हमारी माँ और मिस्टर किंग ही इस बात को जानते हैं, बाकी इस बात को कोई और नहीं जानता। कवि नालिशा अपने ही प्राइवेट रूम से अब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका दोनों ही इमली के साथ खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित का पैलेस इंस्पेक्टर अब्बास ने भूमिका को फ़ोन लगाया और भूमिका से कहा कि जितनी जल्दी हो सके फ्रेंड्स की न्यूज़ सुनो। जैसे ही भूमिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनी तो वो कंफ्यूज हो गई और वो तुरंत ही उसने अपने फ़ोन पर न्यूज़ लगा लिया और वो अब ईयरफोन लगाकर अब उस न्यूज़ को सुनने लगी। न्यूज़ सुनते वक्त कई बार भूमिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उसके एक्सप्रेशन बार बार अलग अलग तरह से बदल रहे थे। भूमिका ने जब पूरी न्यूज़ सुनी तो भूमिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को फिर से मैसेज किया और कहा कि अभी पूरी टीम को तैयार करवाइए, हम जल्द से जल्द वहाँ के लिए निकलेंगे और हाँ, सब अपने जंपसूट ही पहनेंगे और मास्क भी। ये मैसेज सेंड करके भूमिका ने अपना जंपसूट और मास्क पहन लिया और वो भी नीचे की तरफ जाने लगी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी टीम भी बाहर आ गए और वो सब अपनी जीप में बैठकर निकल गए। भूमिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा कि ये इन्फॉर्मेशन पेरिस पुलिस को किसने दी है और ये न्यूज़ में कैसे आ गई, हमारी ये न्यूज़ लीक कैसे हुई है और क्या हम उन सब से मिलने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, देखो भूमिका, मुझे मेरे सीनियर ने कहा है कि पेरिस की स्पेशल डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर ही हमें इस केस को सोल्व करना है। हम अकेले इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उन्हें एक होटल में बुलाया है ताकि जब हम वहां जाएं तो दुश्मन हमें ना पहचान पाए। वैसे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है लेकिन हाँ, ये हमारे केस से जुड़ा है, वरना तुम ही बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनते ही भूमिका भी अब एक सोच में पड़ गई। थोड़ी ही देर में वो सब अब एक होटल के पास पहुंचे तो वहां पर एक रूम उन्होंने पहले से ही बुक कर रखा था, जहां पर पेरिस की स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर भी वहीं पर ही आ गए थे। सभी ने एक दूसरे को के साथ फॉर्मल इंट्रोडक्शन किया और पेरिस के ऑफिसर से भूमिका ने पूछा, क्या आप हमें खुल के इस केस के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं? भले ही मैंने न्यूज़ में देख लिया है, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। इधर पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि हमें लगभग 2 से 3 दिन पहले ही एक इंटरनेट कॉल आया था कि जितनी जल्दी हो सके इस लोकेशन पर पहुंच जाइएगा। पहले तो हमें इस बात को इग्नोर किया, लेकिन एक चांस लेते हुए जब पेरिस की पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंची तो हमने देखा कि ये एक पुराना महल है जो एक खंडर में बदल गया है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता था। इसलिए जब पेरिस पुलिस धीरे धीरे उस पुराने महल के अंदर गई तो पहले तो हमें लगा कि किसी ने हमारे साथ कोई मजाक किया है, इसलिए हम वहां से निकलने लगे क्योंकि हमें वहां पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। जैसे ही हम वहां से निकल रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। हम सब अलर्ट हो गए। जैसे ही हम उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे तो हमने देखा कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की चीख रही थी उसको लेबर पेन शुरू हो चुका था और इतना ही नहीं, उसके जैसे 100 से ज़्यादा लड़कियों को हमने वहाँ पर देखा था और उन लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ना जाने कितने ही सालों से वहाँ पर कैद करके रखा हुआ होगा, क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी और वो खंडर ऐसा था जहाँ पर किसी का भी प्रवेश करना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आसपास में कोई भी आबादी नहीं थी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। वो सिर्फ एक पुराना खंडर था जो सालों पहले बंद हो चुका था। ये सब सुनकर तो भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ने ही अपनी मुठियां बींच ली। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, हम सब वहाँ फिर से जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ हमें कोई प्रूफ मिलता है या नहीं। हो सकता है हमें वहाँ पर कोई प्रूफ मिले कि ये आखिर किसने किया है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास सभी को अपना प्लान समझा देते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। थोड़ी ही देर में वहां पर सभी ने अब अपने ब्लैक जंपसूट और मास्क पहन लिया था। हालांकि पेरिस पुलिस को ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि आखिर ये इंडियन पुलिस फोर्स ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो चोरों की तरह वहां पर क्यों जाना चाहती है, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कितना बड़ा मिशन पूरा किया है। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास के प्लान पर सवाल ना करते हुए अब पेरिस पुलिस भी उनके साथ वही जंपसूट पहनकर अब वो लोग भी चले गए थे। भूमिका वहां से
निकल ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पर निखिल का फ़ोन आ गया। भूमिका ने सबसे एक्सक्यूज़ मी कहते हुए ही अपनी टीम से थोड़ी ही अलग हो गई। जैसे ही भूमिका ने निखिल के फ़ोन को उठाया तो निखिल ने उसे पूछा कि भूमिका तुम कहाँ पर हो। भूमिका ने निखिल की बात को सुनकर बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, और वो उसे एक लिंक सेंड करती है। ये कहते हुए ही भूमिका ने निखिल का फ़ोन कट कर दिया। इससे पहले निखिल भूमिका को कुछ भी कहता तो उसका फ़ोन कट हो चुका था। उधर रोहित के पैलेस में निखिल ने वो न्यूज़ लिंक ओपन किया तो उसने पूरी ही न्यूज़ को देखा और फिर वो तुरंत ही रेडी होकर भूमिका की भेजी हुई लोकेशन के लिए निकल गया, क्योंकि भूमिका ने यहाँ पर निखिल को उस जगह की लोकेशन भी सेंड कर दी थी और साथ में वो न्यूज़ का लिंक भी सेंड कर दिया था, जिसके बारे में शायद अभी तक निखिल को कुछ भी पता नहीं था। निखिल ने वहीं बेसमेंट वाला रास्ता ही चुना था ताकि उसे कोई भी जंपसूट और मास्क में ना देखे कहीं, क्योंकि इससे उस सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास गया तो उसे पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो निखिल। जैसे ही निखिल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वो पीछे खड़ा हुआ इंसान अनिका थी। निखिल ने अनिका से कहा कि स्पेशल डिपार्टमेंट के पास एक केस आया है, बस उसी को सोल्व करने के लिए ही जा रहा हूँ। ये सुनते ही अनिका ने निखिल से कहा, क्या मैं भी चलूं। अनिका की इस बात पर निखिल ने कहा, अरे नहीं नहीं, इस वक्त आपको रिया के साथ रहना चाहिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं खुद आपको आने के लिए कह दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जहां पर आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर बुला लेंगे। निखिल की बात सुनकर अनिका ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और निखिल भी अब जल्दी से वहां से भूमिका की भेजी हुई लोकेशन पर जाने लगा। कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद निखिल भूमिका की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था।